एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए किस तरीके से डिराइव करी जाती है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर किस तरीके से डिराइव करी जाएगी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए, यानी मैं डेरिवेशन के अंदर कुछ टर्म्स यानी कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करूंगा जिससे आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जैसे अगर मैं कहीं पे भी ए लिख देता हूं या ए के पैरों में ये नॉट का निशान लगा देता हूं या ए नॉट को मैं किसी कॉलम में बंद कर देता हूं, इससे मेरा मतलब होगा कि मैं इनिशियल कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहा हूं। या फिर अगर मैं डेरिवेशन के अंदर a माइनस एक्स लिख रहा हूं या फिर a लिख रहा हूं या फिर a को मैं कॉलम के अंदर बंद कर रहा हूं, तो इससे मेरा मतलब होगा कि मैं फाइनल कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहा हूं। और t से हमारा मतलब होगा टाइम को लेकर। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में जनरली होता क्या है, किसी भी रिएक्शन का हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है। पहले ऑर्डर फाइंड आउट करने में हमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो रही थी, उसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सामने आती है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हम कोई रिएक्शन लेके चलते हैं और उसमें जो थ्योरेटिकल रेट होता है वो हम एक्सपेरिमेंटल रेट के बराबर लिखते हैं। जैसे इसको समझने के लिए हम कोई रिएक्शन मान लेते हैं। लेट अस कंसिडर ए रिएक्शन। लेट अस कंसिडर ए रिएक्शन। रिएक्शन में मान लेता हूं जी कि मेरे पास में क्या है, रिएक्टेंट ए है और ये कन्वर्ट होके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से लिखी जाती है, हमने रेट लॉ भी पढ़ लिया था। तो पहले हम क्या लिखते हैं, हम इस रिएक्शन के लिए थ्योरेटिकल रेट लिखते हैं। थ्योरेटिकल रेट, थ्योरेटिकल रेट से हमारा मतलब है जो हमने पहले या दूसरे लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखा था वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके लिए जो रेट लिखा जाएगा, आर क्या है, आर यहाँ पे रेट है। रेट क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, अब देखो रेट यानी रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो हम साइन लगाते हैं माइनस का। अब किसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ए की, यानी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। चेंज के लिए हम साइन लगाते हैं डी का। अब ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो हम लिखेंगे डी ए अपॉन में टाइम के साथ में इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये है आपका थ्योरेटिकल रेट। एक्सपेरिमेंटल रेट हम किसे कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रेट हम रेट लॉ से लिखने वाले रेट को कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रेट हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो एक्सपेरिमेंटल रेट। अब एक्सपेरिमेंटल रेट भी आर ही होता है ना, जो कि रेट लॉ ने बताया था। रेट लॉ ने बताया था कि जो रेट होता है वो किसके बराबर होगा, पहले तो रेट कांस्टेंट लिखेंगे, फिर हम उस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट हैं उसको लिखेंगे। मैंने रिएक्टेंट लिख दिया, फिर उसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, उसकी पावर लिखी जाती है जो कि उसके कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये जो पावर होती है वो किसके बारे में बताती है, हमें ऑर्डर के बारे में बताती है। तो ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हम लिख रहे हैं, जीरो ऑर्डर की लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो पावर आ जाएगी इसकी वो जीरो ही आ जाएगी। तो ये आ जाता है आपका थ्योरेटिकल रेट, ये आ जाता है आपका एक्सपेरिमेंटल रेट। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के डेरिवेशन के अंदर हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल रेट को एक्सपेरिमेंटल रेट के बराबर लिख देते हैं। तो चलिए लिख देते हैं इनको बराबर। नाउ अब हम क्या करेंगे, इनको बराबर लिख देंगे। बराबर लिखोगे तो देखो ये भी रेट है और ये भी रेट है, यानी दोनों बराबर भी लिखे जा सकते हैं। तो माइनस डी ए अपॉन में डी टी किसके बराबर आ गया, के ए की पावर नॉट। अब देखो किसी की भी पावर जीरो होती है, इसका मतलब होता है एक। तो हम इसको यहाँ पे लिखें या ना लिखें बात तो बराबर ही है, तो मैं इसे यहाँ से साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, देखो डी टी को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ और माइनस साइन को भी मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, तो होगा क्या, डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ये बन जाएगा। अब ये तो देखो डी क्या है, डी बताता है हमें स्मॉल चेंज, और स्मॉल चेंज को मेजर कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करा जाता है। तो इसको अब हम लार्ज चेंज के अंदर करेंगे ताकि क्या हो जाए, इसको मेजर कर पाना काफी ज्यादा आसान हो जाए। तो अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड बाय टेकिंग लिमिट्स। लिमिट्स कहां से ले रहे हैं आप, बाय टेकिंग लिमिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की आप लिमिट लेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन से लेकर फाइनल कंसंट्रेशन तक।
इनिशियल कंसंट्रेशन से लेकर फाइनल। देखो मैंने इसके पैरों में नोट लगा दिया, वहां पे बताया था कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन होगी और ये फाइनल कंसंट्रेशन होगी। ये लिमिट्स लगा दी। एंड टाइम कहां से कहां तक, 0 to t, ये हो जाता है टाइम। यानी ये हमने लिमिट्स लेनी है और इस लिमिट्स के आधार पे इन पे इंटीग्रेशन लगानी है। तो लगा दीजिए इंटीग्रेशन। देखो इस वाली इक्वेशन पे जैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाओगे इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन तक, क्या है, dA है, तो यहाँ पे लिख दो dA, ये लिख दी बराबर में। अब इस पे क्या होगा, इस पे इंटीग्रेशन लग जाएगा। इंटीग्रेशन लगेगा 0 से लेकर टाइम t, यानी फाइनल टाइम तक, जब तक रिएक्शन कंप्लीट होती है। यहाँ पे क्या है, माइनस के dt है यहाँ पे। अब इंटीग्रेशन केवल उन्हीं चीजों का होता है जो कांस्टेंट नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, के क्या होता है, रेट कांस्टेंट, तो ये तो बाहर निकल आएगा, माइनस के तो बाहर निकल आएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, केवल dt का हो जाएगा, इज इक्वल टू, और इसका इंटीग्रेशन जब होगा इनिशियल से फाइनल तक, तो ये d हट के क्या बन जाती है, केवल कंसंट्रेशन बन जाती है, और लिमिट इसके ऊपर लग जाती है a0 से लेकर फाइनल तक। देखो ये तो एज इट इज रह गया, d हट गया, और ये लिमिट्स क्या है, a0 a, ये लिमिट्स अब इसके ऊपर बाद में लग जाएंगी। अब ये लिमिट्स का क्या चक्कर होता है, यहाँ पे जैसे ही ये लिमिट्स लिखी गई हैं, एक बार तो ये लिमिट यहाँ पे लिखी जाएगी और फिर दूसरी बार ये वाली लिमिट यहाँ पे लिखी जाएगी। ऊपर वाले पहले लिखी जाती है, फिर बाद में बाद वाली लिखी जाती है। तो लगा दीजिए यहाँ पे लिमिट्स, देखो क्या बन जाएगी, पहले ऊपर वाली लग गई, a बन गया माइनस, अब नीचे वाली लग गई तो माइनस a0 हो गया। अब क्या है, देखो ये वाली लिमिट्स तो यहाँ पे लग चुकी हैं, बराबर में क्या होगा, देखो माइनस के एज इट इज है, तो बराबर में माइनस के, और यहाँ पे dt पे जब ये लिमिट्स लगती हैं तो ये बन जाता है t, यानी टाइम हो गया। अब क्या होगा, देखो माइनस की अब हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं दोनों साइड, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड। जैसे ही मैं दोनों साइड इसकी मल्टीप्लाई करवाता हूं, अब देखो ये तो माइनस का बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का, तो इसे पहले लिख लेते हैं। तो देखो a0 मैंने पहले लिख दिया, माइनस a, और ये क्या बन गया, प्लस का kt बन गया। अब हम क्या करते हैं, देखो t को यहीं पे रहने देते हैं, k को इसके डिवाइड में ले जाते हैं, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, a0 माइनस a अपॉन में k। ये हमारा टाइम निकल के आ जाता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का, और ये हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ जाती है, जिसमें ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये फाइनल कंसंट्रेशन है, ये रेट कांस्टेंट है, और ये टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम की वैल्यू तो ये आ चुकी है। अब हम निकालते हैं कि हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किस तरीके से निकलेगा, और कंप्लीशन टाइम किसी भी रिएक्शन के लिए हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो अब हम इस रिएक्शन के लिए, यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए, अब हम हाफ लाइफ टाइम निकालते हैं। तो हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालेंगे, देखो हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी इसके लिए हाफ लाइफ टाइम कैसे निकलेगा। तो इसमें हाफ लाइफ टाइम क्या रहा होगा, जब आपकी फाइनल कंसंट्रेशन है, जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाएगी, उसी को तो हाफ लाइफ टाइम कहेंगे। देखो मान के चलते हैं कि मेरे पास में कोई 100 रिएक्टेंट थे, अब आधे समय के ऊपर 100 में से 50 रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आधे टाइम के ऊपर 50 तो रिएक्टेंट बचे हैं ना, तो वही चीज तो हम बता रहे हैं कि जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाएगी हाफ लाइफ टाइम के ऊपर। तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, यहां पे लिख लेते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। जैसे ही हम इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करते हैं तो ये तो टी हाफ बन जाता है। टी हाफ a0 क्या बन जाएगा, a0 तो एज इट इज रहेगा, तो a0 यहाँ पे एज इट इज हो गया माइनस। अब जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन थी वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे देखो रिमेनिंग कंसंट्रेशन a0/2 है, तो a0/2 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में k है। इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम आ गया इसका 2, और ये बच गया 2a0 माइनस a0, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में k है। इससे क्या हो जाएगा, इससे देखो ये कटेगा तो कितना बचेगा, केवल a0 बच जाएगा, क्योंकि ये 2 a0 है, ये 1 a0 है। तो टी हाफ आ जाएगा आपका a0 अपॉन में 2k, और a0 की जगह पे आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप a लिख लें या फिर आप क्या लिख सकते हैं, a के पैरों में नॉट लिख सकते हैं। तो ये आपकी रिलेशन आ जाती है हाफ लाइफ टाइम के ऊपर, और यहां से मुझे पता चल रहा है कि हाफ लाइफ टाइम किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है।
तो ये थे आपके डेरिवेशन कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिराइव कैसे करते हैं। तब तो आपने यहां तक लिख के आना होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, और अगर वो पूछ लेता है कि जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम भी निकाल के दिखाओ तो आपने यहां तक लिख के आना होता है। और इसके साथ में अगर वो आपसे पूछ ले कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर आप क्या निकालें, उसके लिए कंप्लीशन टाइम भी निकाल के दिखाएं, तो आगे छोटा सा डेरिवेशन और करना पड़ता है हमें। तो देखो अब हम निकालते हैं कंप्लीशन टाइम निकालते हैं, यानी जिसमें ऐसा टाइम जिस पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो जीरो ऑर्डर के लिए कंप्लीशन टाइम निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो कंप्लीशन टाइम हम किसे कहते हैं, ऐसा टाइम जिसके ऊपर जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द टाइम एट विच, ऐसा टाइम जिसके ऊपर a माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, जिसके ऊपर क्या हो जाए, a माइनस एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए, इज कॉल्ड उसे कहा जाता है कंप्लीशन टाइम, इज कॉल्ड कंप्लीशन टाइम। और इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, t के पैरों में c लगा दिया जाता है, ये बताता है कंप्लीशन टाइम को। ठीक है, तो अब मैंने क्या पढ़ा था, हमने अभी रिलेशन पढ़ी थी कि a नॉट माइनस a इज इक्वल टू क्या था, kt था। ये अभी अभी हमने रिलेशन पढ़ी है ना। तो इस टाइम के ऊपर ये तो है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये है रिमेनिंग कंसंट्रेशन, और ये भी क्या है, a माइनस एक्स। शुरू में ही मैंने टर्म्स बताई थी कि या तो मैं a माइनस एक्स कह दूं या फिर इस तरीके से लिख दूं, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन या फिर फाइनल कंसंट्रेशन को बताती हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, यानी इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते थे कि a की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे जीरो पुट कर दीजिए, देखो a नॉट माइनस जीरो इज इक्वल टू के टी, है ना। और कंप्लीशन टाइम है तो t के पैरों में क्या लगा दोगे, c लगा दोगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो tc की वैल्यू निकाल लोगे तो k तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो निकाल दो। कंप्लीशन टाइम क्या आ जाएगा, a नॉट अपॉन में k। तो अगर आपसे पूछता है कंप्लीशन टाइम पूछता है तो आपने यहां तक डेरिवेशन करके आना होता है। अब हम समरी देख लेते हैं कुछ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। देखो समरी में हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। समरी में क्या क्या पढ़ लिया, पहला हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि a नॉट माइनस a इज इक्वल टू के टी के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा हमने हाफ लाइफ टाइम के लिए फॉर्मूला पढ़ लिया है। हाफ लाइफ टाइम के फॉर्मूला क्या निकाला, a नॉट अपॉन में 2 के फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है। और तीसरा जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो हमने कंप्लीशन टाइम के लिए पढ़ा है, यानी फुल लाइफ टाइम के लिए पढ़ा है। कंप्लीशन टाइम के लिए वो हमने पढ़ा है a नॉट अपॉन में k। ये 3 फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जो जीरो ऑर्डर के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इस्तेमाल किया जाता है वो हम ग्राफ के माध्यम से कैसे बता सकते हैं। तो देखो हमें ये रिलेशन पता है, ये रिलेशन हमें पता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, a नॉट माइनस a इज इक्वल टू के टी, ये लिख दिया मैंने। अब क्या करूं मैं, a तो मैं इधर ले जाऊं, के टी को मैं इधर ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा, देखो a तो ये पॉजिटिव में बन जाएगा, इधर जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में बन जाएगा, तो a नॉट माइनस के टी बन जाएगा। और ये अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, इस तरीके से। c क्या होता है, c इंटरसेप्ट होता है, m क्या होता है, m स्लोप होता है, m होता है स्लोप, ये क्या होता है, स्लोप। तो जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ पे स्लोप क्या दिया गया है, माइनस के है। x क्या है, x होती है जो मतलब नीचे वाली लाइन, यानी x एक्सिस की जो लाइन होती है। देखो ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, ये वाली लाइन x एक्सिस के लिए होती है, ये वाली लाइन y एक्सिस के लिए होती है। तो y क्या है, y तो कंसंट्रेशन है a की, तो ये है a की कंसंट्रेशन यानी इनिशियल कंसंट्रेशन। और इधर की तरफ हम जा रहे हैं तो वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी तरफ हम जा रहे हैं तो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और टाइम क्या है यहाँ पे, देखो टाइम क्या बता रखा है, टाइम तो t ही है, लेकिन स्लोप क्या बता रखा है, नेगेटिव में माइनस के है। और माइनस के का मतलब है कि ये लाइन नीचे की तरफ जाएगी, ये है आपका स्लोप और स्लोप है माइनस के। तो अगर कहीं पे भी आपको इस तरीके का ग्राफ दिखता है कंसंट्रेशन के बीच में और टाइम के बीच में, तो आपने समझ जाना है कि ये किसके लिए है, ये ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ दिया गया है। इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, वो आपसे रेट और टाइम के बीच में और रेट और कंसंट्रेशन के बीच में भी ग्राफ पूछ लेता है। तो अगर वो आपसे ग्राफ पूछता है, ग्राफ बिटवीन रेट वर्सेस किसके बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में अगर वो ग्राफ पूछता है, तो आपने सीधा सा ग्राफ इस तरीके का बना के आ जाना है। यहाँ पे आप क्या बता देंगे, यहाँ पे आप रेट बता देंगे,
यहाँ पे कंसंट्रेशन बता देंगे और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है जीरो ऑर्डर के लिए रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में। और अगर वो आपसे रेट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ पूछता है, यानी रेट वर्सेस टाइम के बीच में अगर वो ग्राफ पूछता है, तो भी आपने सिंपल सा इस तरीके का ग्राफ बना के आ जाना है। रेट वर्सेस टाइम, इसमें भी सिंगल लाइन चलती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये ग्राफ के माध्यम से हम जीरो ऑर्डर को समझ सकते हैं। वो जीरो ऑर्डर के आपको ग्राफ बना के दे देगा, आपसे कहेगा बताओ इसका ऑर्डर क्या है, क्या ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है या फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है या फिर सेकंड ऑर्डर का ग्राफ है। तो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। यहाँ पे वो आपसे पूरा इसका डेरिवेशन पूछ सकता है, या तो वो सिंपल वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पूछेगा, या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के साथ में वो आपसे कह देगा कि इसकी हाफ लाइफ टाइम भी कैलकुलेट करके बताओ, या फिर वो कह सकता है आपसे कंप्लीट लाइफ टाइम भी इसकी कैलकुलेट करके बताओ। तो आपने कंप्लीट ये डेरिवेशन करके आना होता है। तो ये था पूरा आज का आपका कंसेप्ट कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस तरीके से डिराइव करी जाती है। आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।